नमस्कार दोस्तों। कृषि से जुड़े 3 विधेयक जो संसद में एक मंगलवार को और 2 गुरुवार को पास हो गए, इनका सबसे ज़्यादा विरोध शुक्रवार को देखने को मिला। पंजाब और हरियाणा में इनका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। हरियाणा में अनाज से जुड़े हुए सभी मंडियां बंद रहीं, वहीं किसानों ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। इस पर केंद्रीय मंत्री या कहूँ पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने भी दुख जताया कि वो किसान और सरकार के बीच एक सेतु का काम करना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। पंजाब के किसानों ने 25 तारीख को इस अध्यादेश के खिलाफ बंद बुलाया है और इसका समर्थन वहाँ के मजदूर संगठन और छात्र संगठनों ने भी किया है। इस पर बहुत सारी लोगों की उहापोह है और कहूँ तो आम आदमी जो है वो ये समझना चाहता है कि आखिरकार इन अध्यादेशों में ऐसा क्या है कि सरकार को इन्हें लागू नहीं करना चाहिए। तो मैं आज की अपने इस वीडियो में, इस आधा गिलास के इस वीडियो में सरल शब्दों में आपको इसे समझाने का प्रयास करूंगा और गिलास के दोनों हिस्से बताने का प्रयास करूंगा। पहला हिस्सा ये सरकार का कहना है कि जब यह अध्यादेश आ जाएगा तो किसानों की आय बढ़ जाएगी। किसान को कहीं भी, कैसे भी और किसी भी रूप में, चाहे वो अपने खेत पर बेच सकता है, इसके अलावा वो फसल को उगाने से पहले भी किसी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर कर अपनी फसल को बेच सकता है। इसके अलावा वो किसी भी तरह से, ज़रूरी नहीं है कि वो उसे मंडी तक लाए, उस पर टैक्स लगवाए, जो मंडी टैक्स लगता है या जो सरकार की आय होती है, इस तरह का किसी भी तरह का काम करे और जिससे उस अनाज का मूल्य बढ़े। उससे अच्छा ये है कि वो जो मूल्य बढ़ना चाहता है उससे वो कमाई किसान की हो जाए। ये सोचकर ये सरकार का दलील है, ये तर्क है जिससे किसानों की आय को बढ़ाने का कहा जा रहा है, या कहा जा रहा है कि इससे किसानों की आय बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष का तर्क है या जो दूसरा गिलास का हिस्सा है, उसमें ये है कि विश्व के और जो देश हैं जहां इस तरह की योजनाएं, या ये कहूँ वन नेशन और वन MRP या वन MSP का जो फॉर्मूला है, जो जिन भी देशों में है, उसका वो देखते हुए यहाँ के जो विपक्ष है या जो यहाँ के नेता हैं वो नहीं चाहते कि इसे भारत में लागू किया जाए। अब मैं आपको कुछ वो देशों के उदाहरण बताता हूँ या वहाँ के देशों की स्थिति बताता हूँ, वहाँ के किसानों की स्थिति बताता हूँ जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है और क्यों इसका विरोध ज़्यादा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में अमेरिका के एक किसान ने ट्वीट किया और लिखा कि उसके पिताजी को 1978 में मक्के के जो रेट मिले थे, 2018 में उसे मक्के के उससे भी कम रेट मिले हैं। सबसे बड़ा उदाहरण यही हो सकता है कि 1978 में जो रेट उसके पिताजी को मिले थे, 2018 में उसे उसी मक्के के उससे भी कम रेट मिले हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं और एक मुश्त या एक बार में ही वो सारी फसल का सौदा कर लेती हैं, जिससे किसान के पास अपनी फसल को अलग अलग रेट में या किस्तों में या टुकड़ों में बेचने का ऑप्शन नहीं रहता है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो जहाँ पर अमेरिका की जो मैं बात कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट के मुताबिक 6 या 7 दशक से ही वहाँ पर खुला बाज़ार की स्कीम चल रही है। वहाँ एक बाज़ार नहीं बल्कि एक दुनिया एक बाज़ार है और हमारे देश में केवल एक देश एक बाज़ार की बात की जा रही है। वहाँ के किसान दुनिया भर में निर्यात कहीं भी कर सकते हैं और इसके बावजूद वहाँ कृषि पर संकट है। एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि वहाँ पर किसानों की आय में तेज़ गिरावट आई है और इससे पता चलता है जो बाज़ार सुधार अमेरिका ने कृषि क्षेत्र में 7 दशक पहले लागू किया था वो नाकाम साबित हुआ है। इस साल अमेरिका के किसानों पर 425 अरब डॉलर का कर्ज हो गया है। वहाँ ग्रामीण इलाकों में आत्महत्या की दर शहरी क्षेत्रों के मुकाबले 45% ज़्यादा है। ये वो देश है जहाँ पर खुला बाज़ार है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं और भंडार की भी कोई सीमा नहीं है। यही भंडार की सीमा भारत में भी इस अध्यादेश के आ जाने के बाद लागू हो जाने वाली है। अब दूसरी ओर यूरोप की इसी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि तो फ्रांस में 500 किसान आत्महत्या कर रहे हैं हर साल
और अमेरिका में 1970 से लेकर अब तक 93% डेयरी फार्म्स बंद हो चुके हैं। इंग्लैंड में 3 साल में 3000 डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं। अमेरिका, यूरोप और कनाडा में सिर्फ कृषि यानी एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि कृषि निर्यात में भी सब्सिडी पर टिका हुआ है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हर साल 246 अरब डॉलर की सब्सिडी अमीर देश अपने किसानों को दे रहे हैं। बाज़ार अगर वहाँ कृषि की मदद करने की स्थिति में होता तो इतनी बड़ी सब्सिडी की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। हमें सोचना चाहिए कि खुले बाज़ार का या पश्चिमी मॉडल हमारे देश के लिए कितना कारगर साबित होगा। गौर करने वाली बात ये भी है कि सन 2006 में भी बिहार ने इस तरह का कुछ करने का सोचा था या किया था, जिसके बाद APMC एक्ट को हटा दिया गया था और कहा गया था इससे निजी निवेश बढ़ेगा, मंडियाँ निजी हो जाएंगी, किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन इसका बिहार में बिल्कुल उल्टा असर देखने को मिला, जहाँ 1950 रुपये MSP गेहूं के लिए है, वहाँ उसे 1300 रुपये प्रति कुंटल बेचना पड़ा। पंजाब और हरियाणा की मंडियाँ भी ग्रामीण सड़कों और मजबूत नेटवर्क पर टिकी हैं। इसी वजह से पंजाब और हरियाणा में देश की खाद्य सुरक्षा की में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अगर यह अध्यादेश आ जाएगा और उसके बाद 1925 का माल 1300 रुपये में बिक जाएगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि किसानों की आय में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। अब एक वैध रूप में मंडी के बाहर को भी अनाज बेचा जा सकेगा इस अध्यादेश के आ जाने के बाद। तो एक देश दो बाज़ार हो जाएंगे, मंडी में से एक जो खरीद होगी वो, और दूसरी वो जो बाज़ार में मंडी के बाहर होगी। इस मंडी में खरीद पर टैक्स लगेगा लेकिन मंडी के बाहर पर खरीद पर टैक्स नहीं लगेगा। इस वजह से धीरे धीरे मंडियां खाली होती चली जाएंगी। सरकार का कहना है कि APMC को नहीं छुआ है और न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। पर आपको बता दूं, इस अध्यादेश में कहीं भी इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। लेकिन लिखित जो होता है वो ज़्यादा मान्य होता है और बोल देने भर से काम नहीं चलने वाला है। पर किसानों को शंका है कि जब APMC का महत्व कम हो जाएगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का महत्व भी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इतने सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, या मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से सवाल कि आखिरकार क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान अड़ा हुआ है। चलिए इसको बताता हूँ। शांता कुमार जी की समिति की रिपोर्ट कहती है कि देश में सिर्फ 6% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है और 94% किसान खुले बाजार पर निर्भर हैं। साफ है, अगर खुला बाजार अच्छा होता तो किसानों की समस्या इतनी गंभीर क्यों होती। अगर खुले बाजार में किसानों को उचित मूल्य मिल रहा होता तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मांग क्यों करते। OECD की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2016 के बीच भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है क्योंकि उन्हें उचित दाम नहीं मिला है। आर्थिक सर्वे कहता है किसान परिवार की औसत आय देश में सालाना 20,000 रुपये है। और बड़ा सवाल तो ये है कि इतने कम पैसों में एक परिवार यानी 20,000 रुपयों में एक परिवार कैसे अपना गुजारा चलाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर सरकार 5 साल तक अनुबंध खेती को भी मंजूरी दे रही है, उपज की कीमत पहले ही तय हो रही है, कोई समस्या होगी तो पहले SDM के पास जाना होगा। इतिहास रचा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि कंपनी की ज़्यादा सुनी जाती है। और एक और बड़ी बात है कि कुछ अनाजों से भंडारण की सीमा हटने से एक तरह से जमाखोरी के सारे रास्ते खुल जाएंगे। किसानों को क्या फ़ायदा होगा, जो नुकसान होगा उसे सीधा उपभोक्ता ही भुगतने वाला है। आज प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं तो जमाखोरी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अमेरिका में वॉलमार्ट जैसी कंपनियां हैं जिसके पास भंडारण की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ तो किसानों को फ़ायदा हुआ ही नहीं, वो तो सब्सिडी पर ही जिंदा है। अमेरिका के किसानों को मिल रही औसत सब्सिडी $7,000 प्रतिवर्ष है, जबकि भारत में ये करीब $200 ही है। तो खुले बाज़ार के बावजूद वहाँ सब्सिडी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और अगर वहाँ सब्सिडी की ज़रूरत पड़ रही है तो भारत में इसका क्या व्यापक असर होने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्यों हमें खुली मंडी, अनुबंध खेती और भंडारण संबंधी प्रावधानों को अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आज भारत के पास मौका है, सबका साथ सबका विकास,
साकार करने का। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रयासरत हैं और इन दोनों मंजिलों की राह गांव से होकर ही गुजरती है। गांव किसानों के हित में हमारा मॉडल अच्छा है। एपीएमसी मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य का, जो हमने कहीं से उधार नहीं लिया है। अभी पूरे देश में 7,000 मंडियां हैं और हमें चाहिए कि हम इन्हें बढ़ाकर 42,000 तक ले जाएं। नए प्रावधानों के बाद सब बोल रहे हैं कि किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। अच्छा दाम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए था। तो फिर जितने भी किसान हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जोर क्यों दे रहे हैं? किसान की आज़ादी तो तब होगी जब उसे ये विश्वास हो जाएगा कि कहीं भी अनाज बेचूं, मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य तो कम से कम मिलेगा ही। हमारा मॉडल दुनिया के लिए मॉडल बन सकता है यदि किसानों को सुनिश्चित आय दे सकें। अच्छा है सरकार इस मॉडल को ना छोड़े, यानी कि जो पूरा पुराना मॉडल है उसे ना छोड़ा जाए और नए मॉडल में सुधार किए जाएं। तो अच्छा है कि किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। देश में करीब 50% आबादी यानी कि 60 करोड़ लोग सीधे तौर पर खेती से जुड़े हैं। उनके हाथों में ज़्यादा दाम जाएगा तो अर्थव्यवस्था में भी मांग बढ़ेगी। अभी हम 23 फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं। यदि हम देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था कर दें तो 80% फसलों का सही मूल्य मिलने लगेगा। लेकिन मंडी और समर्थन मूल्य के बावजूद 60% किसान ऐसे रह जाएंगे जिनके पास कुछ बेचने को नहीं रहेगा। उनके लिए किसान आय और कल्याण आयोग बनाना चाहिए। आयोग को ये तय करना चाहिए कि जैसे सरकारी कर्मचारी को जो न्यूनतम वेतन मिलता है, ठीक उसी तरीके से किसानों की आय भी बढ़ाई जाए। इससे आत्मनिर्भर बनाने के लिए देर सवेरी सही, लेकिन हमको इस तरह के कारगर कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इस तरह के कदम नहीं उठाए जाएंगे तो देश में किसान और किसान की हालत धीरे धीरे बद से बदतर होती जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसा ये रिपोर्ट है, जैसा और रिपोर्ट्स हैं, जैसा आर्थिक सर्वे है, जैसे कृषि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि अगर ये नियम लागू हो जाता है, पश्चिमी देशों की ये सभ्यता या पश्चिमी देशों का ये रूल अपने देश में भी लागू हो जाता है, तो वन रेट वन नेशन ना होकर वन नेशन और वन एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो इस भंडारण को बढ़ा लेंगे और देश के किसान को कुछ मिले ना मिले, लेकिन आम उपभोक्ता को ज़रूर मिलने वाला है, और वो है सबसे बड़ा कष्ट। तो मैं चाहूँगा किसानों के हित में, किसानों के हक में आवाज़ उठाएं और आधा गिलास की इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएं, लोगों को बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो रिपोर्ट्स हैं जो किसानों के हित में हैं, देश के हित में हैं, लोगों के हित में हैं, आपके और हमारे हित में हैं, हमारे रोज़मर्रा के हित में हैं, हमारे और आपके पेट से जुड़ी हुई है। सीधी सीधी इस बात पर आप गौर फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुंचाएं और बताएं कि क्यों ज़रूरी नहीं है ये अध्यादेश और क्यों ज़रूरी है एमएसपी का समर्थन मूल्य। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये मान लीजिए इस लड़ाई में, किसानों के हक की इस लड़ाई में आप उनके साथ खड़े हैं। आप खुद फावड़ा या हल लेकर तो खेत में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उस किसान के साथ, उस किसान की आवाज़ के साथ ज़रूर खड़े होइए। ऐसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे पर मुलाकात करूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।